तो भाई लोग आज से हम ब्लैक क्लोवर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एपिसोड नंबर फर्स्ट होने वाला है। और आपको इससे पहले एक और बात बता दें कि ये मोबाइल है मेरा नहीं है, इसीलिए मुझे वीडियो डालने में थोड़ी सी लेट हो जाती है। इसके लिए मुझे माफ़ करिए। अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक चर्च को दिखाया जाता है, जिसके आगे कुछ लोग दो बच्चों को छोड़ जाते हैं और वहाँ के फादर उन्हें उठा के अपने घर पे ले आते हैं। और फिर यहाँ पर हमें उन बच्चों का नाम बताया जाता है। उनमें से एक बच्चे का नाम यूया होता है और दूसरे का नाम आस्था होता है। जिस पे फादर जो होते हैं वो कहते हैं कि बच्चों तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब से तुम्हारा ये नया घर होने वाला है। फिर हमें यहाँ पर 15 साल बाद की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कुछ लोग अपनी मैजिकल पावर से खेती कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है ये जो पूरी दुनिया है वो मैजिक से ही चलती है। फिर हमें यहाँ पर एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम आस्था होता है। वो यहाँ पर चर्च की सिस्टर से बार बार शादी करने को कह रहा होता है और उन्हें बहुत ज़्यादा ही फोर्स कर रहा होता है, जिससे परेशान होकर यहाँ पर सिस्टर अपनी बुक का यूज़ करके उसके ऊपर एक अटैक कर देती हैं। और यहाँ पर वो तब भी नहीं रुकता और उनके ऊपर वापस से शादी के लिए कह रहा होता है। तभी यहाँ पर एक यूनो नाम का बंदा आ जाता है और उसे अपनी मैजिक से रोक लेता है, जिससे गुस्से में आते हुए आस्था उससे कहता है कि आखिर तुम मेरे रास्ते में क्यों आते हो। तभी यहाँ पर यूनो आस्था की कमियां गिनाते हुए उसे समझाने लगता है कि जो सिस्टर है वो किसी से भी शादी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो चर्च की सिस्टर है और वैसे भी तुम 15 साल के हो, तुम किसी भी तरीके से शादी नहीं कर सकते हो। जिस पे यहाँ पर आस्था उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। तभी यहाँ पर एक लड़का होता है, वो उससे कहता है कि तुम्हारा ये करना टाइम वेस्ट है, क्योंकि तुम यूनो को हरा ही नहीं सकते हो। तभी यहाँ पर जो आस्था होता है वो अटैक करने लगता है मैजिक का, लेकिन यहाँ पर वो मैजिक कर ही नहीं पाता। जिस पे वो लड़का उसकी बेइज्जती करता है और कहता है यही कारण है कि तुम्हारे पास जीरो मैजिक है और तुम मैजिक कर ही नहीं सकते और इस दुनिया में मैजिक ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस पे आस्था कहता है लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा बेहतर चीज़ कर सकता हूँ, और वो स्पीड में बहुत ज़्यादा ही सिटअप्स लगाने लगता है। लेकिन यहाँ पर यूनो अपनी मैजिक से कपड़ों को सुखाने में मदद कर रहा होता है और यहाँ पर हमारा आस्था भी कहाँ पीछे हटता है। वो भागते हुए जाता है और एक कुल्हाड़ी उठा के कहता है कि ये लकड़ी कौन मुझसे तेज काट सकता है। तभी यहाँ पर यूनो आके अपनी मैजिकल ताकत से उस लकड़ी को एक बारी में काट देता है। इसे देख के यहाँ पर वो जो बच्चा होता है वो आस्था की और ज़्यादा ही बेइज्जती करता है और कहता है कि मुझे लगता ही नहीं है कि ये दोनों एक ही उम्र के हैं, क्योंकि आस्था तो बेकार है और यूनो हमारा हीरो है। तभी यहाँ पर फादर आ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, यूनो हमारे चर्च का नाम रोशन करेगा और वही एक दिन विजार्ड किंग भी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ आस्था के ऊपर किसी को भी कोई विश्वास नहीं होता, जिस पे आस्था बहुत ज़्यादा ही डिमोटिवेट होकर बैठ जाता है। तभी यहाँ पर सिस्टर लिली आ जाती है और उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि बहुत जल्दी अवार्ड सेरेमनी आने वाली है और एक बार तुम्हें खुद की ग्लैमर मिल गई तो तुम मैजिक को भी यूज़ करने ही लग जाओगे। जिससे यहाँ पर आस्था जो होता है वो वापस से मोटिवेट हो जाता है और कहता है हाँ, मुझे एक बार मेरी ग्लैमर मिल जाएगी बढ़िया वाली तो मैं इस पूरे से बेकार चर्च को अच्छा बना दूंगा। और ये कह के वो यूनो से कहता है अच्छा ठीक है ना यूनो, जिस पर यूनो उसे इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर आस्था भी उदास होकर यहाँ से भागता है और कहता है तुम सिर्फ देखते जाओ। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है चर्च के अंदर का, जहाँ पर सिस्टर लिली आती है और यूनो से कहते हैं क्या तुम आस्था के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते? तुम्हें याद नहीं है तुम दोनों बचपन में साथ रहा करते थे? जिस पे जो यूनो होता है वो कहता है नहीं, मैं आस्था के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता। यही सुन के यहाँ पर जो सिस्टर लिली होती हैं वो सोचने लगते हैं कि यूनो ही था जो शुरू से बहुत ज़्यादा ही रोया करता था। लेकिन उस रात के बाद जब आस्था बहुत ज़्यादा ही चोट के साथ घर आया तब से यूनो बदल गया, कभी रोया ही नहीं। और फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होती है स्केलेटन के पास, जहाँ पर जो आस्था होता है वो बहुत ज़्यादा ही हार्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है और यहाँ पर वो एक तरह से जूस पी रहा होता है अपनी पावर को इनहेंस करने के लिए। और वो दिन आ जाता है जब सारे 15 साल के बच्चे ग्लैमर टावर में इकट्ठा हुए होते हैं अपनी ग्लैमर को लेने के लिए। और यहाँ पर यूनो और आस्था भी आए होते हैं। तभी यहाँ पर दो बंदे जो होते हैं वो यूनो और आस्था को देख के उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं अब ये लोग भी मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम देंगे। ये एग्जाम तो सिर्फ रॉयल फैमिली देती है जिनके पास हायर मैजिक पावर्स होते हैं या तो उनसे कनेक्टेड हुई। और वो फिर आस्था का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं इस लड़के को तो मैजिक पावर यूज ही करना नहीं आता, ये कैसे करेगा। और तभी यहाँ पर इस लाइब्रेरी के लीडर आ जाते हैं और कहते हैं आज तक हमारे एरिया से कोई भी विजार्ड किंग नहीं बना, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आज जितने भी हैं उनमें से कोई ना कोई मैजिक नाइट तो बनेगा ही। और ये कह के यहाँ पर वो अवार्ड सेरेमनी को स्टार्ट कर देते हैं। तब यहाँ पर कुछ किताबें हवा में उड़ने लगती हैं और अपने ओनर्स को सेलेक्ट करने लगती हैं। और कुछ लोगों को कुछ मोटी ग्लैमर मिली होती है, कुछ को छोटी मिली होती है, कुछ को बड़ी मिली होती है। और यहाँ पर आस्था को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे ग्लैमर मिली नहीं होती और वो कह रहा होता है मेरी ग्लैमर कहाँ है, मुझे मिली नहीं है। तो यहाँ पर जो लीडर होता है वो कहता है
कि ठीक है तुम नेक्स्ट ईयर ट्राई करना, जिस पर वो कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। और ये चीज देख के कि उसे ग्रैमोर नहीं मिली, सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और यहाँ पर दूसरी ओर फुल पेटल की ग्रैमोर यूनो को मिल जाती है, जिसे देख के सब लोग बहुत ज़्यादा ही चौंक जाते हैं, क्योंकि ये जो 4 पेटल की ग्रैमोर होती है वो सबसे पहले यहाँ के फर्स्ट विजार्ड किंग को मिली होती है, जो कि इम्प्रेसिव पावर और गुड लक के लिए जानी जाती है। और ये पाते ही यहाँ पर जो यूनो होता है वो सबसे कहता है कि मैं बनूंगा विजार्ड किंग, जिस पे सब लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं और उसे अप्रिशिएट करने लगते हैं। तभी यहाँ पर आस्था कहता है कि तुम सिर्फ देखते जाओ, मैं तुम्हें कैचअप कर लूंगा और तुम्हारा राइवल बनूंगा, जिस पे सब लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। और यहाँ से यूनो भी जाते हुए कहता है आस्था से कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि तुम मेरे राइवल बनो। फिर यहाँ पर आस्था भी वहाँ से जाके एक पेड़ के पास उल्टा लटक जाता है और वो सोचने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ग्रैमोर नहीं मिलेगी, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा। 1 साल 10 साल 20 साल लग जाए, लेकिन मैं विजार्ड किंग बन के रहूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होती है यहाँ पर यूनो की तरफ, जहाँ पर उन्हीं 2 लोगों ने यूनो को घेर के रखा होता है और उन लोगों को यूनो से जलन हो रही होती है, क्योंकि उसी को 4 पेटल वाली ग्रैमोर मिली होती है। और इसी का फ़ायदा उठाते वो क्या करते हैं, उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर यूनो जो होता है बिना ग्रैमोर का यूज़ किए ही उनके अटैक को कैंसिल आउट कर देता है, जिसे देख के यहाँ पर वो दोनों बहुत ज़्यादा ही चौंक जाते हैं और फिर वो दोनों घबराते हुए एक दूसरे से अटैक करने को कहते हैं। तभी यहाँ पर क्या होता है, दीवार से कुछ चैन निकलती है और यहाँ पर दोनों बंदों को बांध देती हैं दीवार से। तभी वहाँ पर वही बंदा आ जाता है जिसने उन लोगों को चैन से बांधा होता है और वो यूनो को भी लेता है और उसकी ग्रैमोर को ले लेता है। तब यहाँ पर यूनो उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, जिस पे वो बोलता है कि एक टाइम पे मैं भी एक फेमस मैजिक नाइट हुआ करता था जिसका नाम रिची द चैन मैजिक था, लेकिन मुझे निकाल दिया गया और अब मैं एक बदनसीब चोर हूँ जो कि ग्रैमोर को चुराता हूँ। जिस पे वो कहता है मेरी ग्रैमोर चुराने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। जिस पे रिची कहता है हाँ मुझे पता है कि ग्रैमोर जिसे चुनती है उसके अलावा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन कुछ अंडरग्राउंड कलेक्टर्स हैं जो 4 पेटल के बदले मुझे बहुत ज़्यादा ही रुपया देने वाले हैं। और फिर उसकी नज़र यहाँ पर उसके पेंडेंट पे पड़ती है, तो वो सोचता है इसे भी ले ले, लेकिन तब तक वहाँ पर आस्था आ जाता है कूदते हुए और वो दीवार से टकरा के ज़मीन पे गिर जाता है। फिर वो उससे कहता है कि तुम कौन हो और यूनो की ग्रैमोर तुम्हारे पास क्या कर रही है, तुम थीफ हो। जिस पे वो जो होता है रिची वो कहता है हाँ तुम तो वही बदनसीब इंसान हो ना जिसको ग्रैमोर मिली ही नहीं है। जिस पे वो कहता है आस्था की बकवास बंद करो और यहाँ पर वो रिची उसके ऊपर अपना चैन का मैजिक कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो आस्था होता है वो उसके हर एक चैन के अटैक से अपने फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से बच रहा होता है और बचते हुए वो उसके पीछे आके उसे पंच मारने ही वाला होता है कि उसकी चैन उसे पकड़ लेती है और फिर चैन से हमला कर देता है, जिससे यहाँ पर आस्था की हालत बहुत ज़्यादा ही खराब हो जाती है। लेकिन वो हार नहीं मानता और कहता है मैं अभी ख़त्म नहीं हुआ, मैं विजार्ड किंग बन के रहूँगा। जिस पे वो रिची होता है वो कहता है तुम विजार्ड किंग बन ही नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास मैजिक ही नहीं है। और वो बताता है मेरे अंदर एक स्पेशल एबिलिटी है, मेरी चैन किसी को भी छूती है तो उसके मैजिक पावर लेवल को पता कर लेती है, तुम्हारे अंदर मैजिक है ही नहीं। तुम एक लूजर हो जो कि बिना मैजिक के पैदा हुआ है और इस दुनिया में सब चीज मैजिक से चलती है, इसलिए तुम कुछ नहीं कर सकते। इस बात को सुन के यहाँ पर जो आस्था होता है वो भी बहुत ज़्यादा ही डिमोटिवेट हो जाता है और कहता है हाँ मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ लेकिन मेरे पास मैजिक नहीं है तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तभी यहाँ पर यूनो जो होता है वो उससे कहता है ये बात सही है कि तुम विजार्ड किंग नहीं बन सकते क्योंकि वो तो मैं बनूंगा, लेकिन तुम लूजर नहीं हो, तुम मेरे राइवल हो। और ये बात सुन के यहाँ पर जो आस्था होता है वो वापस रेंज में आ जाता है और उससे कहता है हट जाओ मेरे आगे से। तब यहाँ पर अचानक से क्या होता है, एक ब्लैक कलर की 5 क्लोवर वाली ग्रैमोर आस्था के पास आ जाती है और उसने आस्था को चुन लिया होता है और फिर उसमें से एक ब्लैक कलर की तलवार निकलती है और फिर हमें बताया जाता है कि जो 3 लीफ वाले क्लोवर होते हैं वो लव एंड होप को रिप्रेजेंट करते हैं और जो 4 लीफ वाले क्लोवर होते हैं वो गुड लक को रिप्रेजेंट करते हैं। और इधर ही दूसरी तरफ जो 5 लीफ वाले क्लोवर होते हैं उनके अंदर डीमंस की पावर होती है और जो कि मिली होती है हमारे आस्था को। और यहीं पर यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है। इस बुक के बारे में हमें आगे जाके पता चल जाएगा, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, घंटा दबा लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय और कमेंट भी कीजिएगा।